Hello student, I hope you all are fine. My name is मुस्कान from आशीष तिवारी from टीम आशीष तिवारी और आप सभी का वेलकम करती हूँ इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइंड किए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो आप सभी को जो वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। क्या पता आप जो क्वेश्चन भी आप स्किप करते हो वही आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। ये सब्जेक्ट का नाम है। किसी को भी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करके वहाँ से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ जो नोट्स प्राइस है 30 रुपीज़ पर पीडीएफ है, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। मिनिमम प्राइस है, अगर किसी को बाय करना है तो वहाँ से कर सकता है। अदरवाइज आप ये वीडियो देख कर भी अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लो या मत लो, बट वीडियो सब देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो देख लोगे तो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यबोध से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि पहले आप ये बताइए कि मूल्यबोध से आप क्या समझते हैं, मूल्यबोध क्या है, इसको अपने शब्दों में या अपने इसको स्पष्ट कीजिए अच्छी तरह से डिटेल में। तो पहले मूल्यबोध का जो अर्थ है उसको देख लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। मूल्यबोध का अर्थ है मतलब कोई भी अच्छे बुरे, उचित अनुचित, नैतिक या अनैतिक के बीच, मतलब आपको ना इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या सही हो रही है, फिर इसके बीच में आपको डिफरेंस करना होता है। आपको पता हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मूल्यबोध का यही अर्थ है कि आपको अपने किसी भी काम के थ्रू या किसी भी चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी, ये हमारे लिए बुरी होगी। तो यही वो हमें वार्निंग देती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने उसके निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है कि अच्छी ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो ये किसी भी समाज के नैतिक आधार और व्यक्ति के जो आचरण है उसके ऊपर जो मूल्यबोध है इसकी अहम भूमिका निभाता है और ये मनुष्य की सोच, व्यवहार और निर्णय को भी दिखाता है। ठीक है, किसी भी समाज के नैतिक आधार और उसके व्यक्ति के जो आचरण है उसके मूल्य जो केंद्रित है ना, उसकी भूमिका है ये होती है, ये मनुष्य की सोच, उनके व्यवहार और उनके निर्णय को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मूल्यबोध का अर्थ क्या होता है, मूल्यबोध क्या होता है। अब मूल्यबोध के अर्थ के साथ साथ उसका क्या महत्व होता है उसके बारे में बात करते हैं। मूल्यबोध का अर्थ और महत्व। तो मूल्यबोध का मतलब यही होता है कि व्यक्ति की उस क्षमता से जिससे वो अपने जीवन में अपने नैतिक मूल्य उसको पहचान सकता है, कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक होती है, क्या गलत होती है, किस चीज़ में आपको फ़ायदा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम मतलब लॉस हो रहा है आपका, उसकी पहचान करवाता है, समझता है, अपने आचरण में इसको उतारता भी है। ये व्यक्ति के चरित्र जो निर्माण है, सामाजिक उत्तरदायित्व और न्यायपूर्ण जो व्यवहार है उसका मार्गदर्शन भी करता है। मूल्यबोध के बिना व्यक्ति केवल एक स्वार्थी जीव बन जाता है, जैसे दूसरों की भावना है, मतलब आपको ये भी बताता है कि आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, आप जैसा मतलब लोगों से आप कैसे बात करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ ऐसे बोलता ना कि बात मतलब ऐसे बोलना चाहिए कि कोई दूसरा भी हर्ट ना हो। तो ये चीज़ हमें बताता है कि हमें दूसरे की जो भावना है उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो इस चीज़ की परवाह भी करता है। तो ये मूल्यबोध बिना केवल इस मूल्यबोध के बिना जो मनुष्य होता है ना वो बिल्कुल स्वार्थी बन जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे की भावना, उसके समाज की उसको कोई परवाह ही नहीं होती है। ये मानव केवल ना भौतिक सुख सुविधाओं की ओर नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि है ना उसके लिए भी प्रेरित होता है। तो ये महत्व होता है मूल्यबोध का। और मूल्यबोध आदर्श जीवन की दिशा में व्यक्ति को एक मार्ग दिखाते हैं, सत्य के ऊपर चलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, करुणा, सहयोग, दारी, न्याय जैसे जो मूल्य है ना इनकी पहचान करना और इनको अपने जीवन में स्थान देना। मूल्यबोध के स्रोत क्या है, तो परिवार। जीवन के जो प्रारंभिक मूल्य है ना वो हमारे माता पिता और परिवार से मिलते हैं हमें। मतलब ये है ना कि स्टार्टिंग से आपको स्कूलों में तो नहीं डाला जाता है, मोस्टली जो कुछ चीज़ें हैं वो अपने फैमिली मेम्बर से, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से सीखते हो। ठीक है, तुम्हारा एक मूल्य स्रोत हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एक परिवार आता है। जो परिवार के लोग हैं वो हमें हमारा जो मूल्य स्रोत है वो हमें सिखाते हैं क्या क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। तभी एग्जैक्टली आपको बाद में जाके आपको पता चलता है ना कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। उससे पहले आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स ये सब डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत होगा। शिक्षा, तो विद्यालय और शिक्षा द्वारा मूल्य शिक्षाओं के माध्यम से ही आप इतने विकसित हो जाते हो कि आपको पता होता है कि आपके लिए क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ सही होगी।
तो एक शिक्षा हो गया कि आपके विद्यालय में शिक्षक है वो आपको एडवाइस करते हैं कि हाँ बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो ये ठीक रहेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखिएगा और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कवर कर लोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छी चांस आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एक हम आपको गाइड ही तो कर रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो ये आपके आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो ऐसी जो शिक्षा है, जो हमारे सारे शिक्षक होते हैं वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं ताकि हमारे जो इन द फ्यूचर में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे काम आ सकें। धार्मिक ग्रंथ और परंपराएं वे नैतिकता के अनेक नियम और दृष्टांत हमें देते हैं। जैसे रामचरितमानस आपने देखी होगी, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो इन सब से आपको गाइडेंस मिलते हैं कि आपके जो नैतिकता का नियम है, उसके दृष्टांत है, वो हमें चीज़ नई नई चीज़ें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उसको कैसे उतारना चाहिए। समाज और संस्कृति है तो सामाजिक जो नियम है, उसके रीति रिवाज है, परंपराएं, ये सारे हमारे मूल्यबोध को ही आकार देती है। आज के टाइम में मूल्यबोध की क्या आवश्यकताएं हैं? तो आज के टाइम में ना जब भौतिकवाद और व्यक्तिगत जो स्वार्थ इतना बढ़ रहा है, लोग अपने बारे में ही सोच जा रहे हैं, उन्हें दूसरे की कोई परवाह ही नहीं हो रही है, उन्हें किसी की फीलिंग्स, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। तो मूल्यबोध जो है ना अब बहुत ज़्यादा अत्यधिक आवश्यक हो गया है। भ्रष्टाचार, अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन, सृजनशीलता की कमी जो आ रही थी, लोगों के अंदर आक्रोश बहुत जल्दी आ जाता है। तो नॉर्मली कोई लोग बात नहीं करना चाहते, सब लोग लड़ाई झगड़े इस पर आ जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए नैतिक मूल्य उनको समझना बहुत ज़रूरी हो गया। छात्र, नेताएं, नौकरशाही और आम नागरिक में ना ये जो मूल्यबोध है ये होगा, लेकिन जो अधिक न्यायपूर्ण, ईमानदार और शांतिपूर्ण समाज है उसके लिए निर्माण करना बहुत ही संभव है। निष्कर्ष देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। तो मूल्यबोध है ना वो किसी भी व्यक्ति, समाज के स्वास्थ्य जो विकास है उसकी नींव होता है। ये केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि होती है जो इंसान को सही दिशा में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उनको मार्गदर्शन दिखाती है। आज के समय में जब सामाजिक और नैतिक जो संगठन है उससे हम लोग इतने घिरे हुए हैं ना, ये तो मूल्य जो बोध की जो भूमिका है अत्यधिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए हर व्यक्ति को मूल्यबोध को अपने जीवन में अपना हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। इसको पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं कि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, उनकी परंपराओं से, उनके नैतिक मूल्य से होती है। ये संस्कृति जब पूरे देश की सामाजिक चेतना और जीवन शैली में प्रकट होती है तो उसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य भी कहा जाता है। अब मान लो जैसे सैनिक है तो वो अपने देश के लिए, हमारे देश की रक्षा करते हैं, सारे देशवासियों के लिए वो लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ाइयाँ करते हैं, दुश्मनों से लड़ाइयाँ करते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये एक सांस्कृतिक मूल्य है कि वो हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए उनकी संस्कृति को बनाए रखने के सारे कार्य करते हैं ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो अपने देश की एक ऐसी पहचान बना रहे हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, ऐसे मूल्य को वो अपने अपना रहे हैं कि जो हमारे देश के जो सांस्कृतिक मूल्य है वो बने रहे। तो ये मूल्य किसी भी राष्ट्र की जो है ना आत्ममुक्ति रहते हैं, जो देशवासियों को एक अच्छा विचार, भावना और आचरण में इसको जोड़े रखते हैं। सांस्कृतिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो जो सांस्कृतिक मूल्य है ना ये आदर्श, विश्वास, परंपराएं, उसके नैतिक जो नैतिक मान्यताएं हैं वो होती हैं इसके अंदर। जो किसी भी राष्ट्र की उसकी ऐतिहासिक, उसकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर है ना उसको दिखाती हैं। और ये मूल्य सभी नागरिकों को एक तो दिखाती है कि हम सबको मिलकर साथ में अपने देश के लिए लड़ाई करनी है और देश के हित के लिए काम करना है। सहिष्णुता की भावना को दिखाते हैं। कर्तव्य, देशभक्ति और मानवता से गुण है ना उनको अपनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य के प्रमुख पहलू क्या है? तो पहला पहलू है एकता और विविधता में विश्वास। मतलब भारत जैसे बहुभाषी देश है, भारत के अंदर कई ऐसे लोग रहते हैं जिसमें अलग अलग भाषा का यूज़ होते हैं, जैसे बंगाली हो गया, बिहारी हो गया, और तो मतलब ऐसे बहुत सारे जैसे पंजाबी भाषा वाले लोग हो गए। तो अब ऐसे ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है जिसके अंदर अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग धर्म के लोग सब मिलकर साथ एकजुट रह के रहते हैं। बहुधार्मिक देश में भी सभी जाति, धर्म, भाषाओं का समान आदर होना चाहिए, समान जो आदर है वो देना चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सांस्कृतिक मूल्य इसमें आता है कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, तो सभी जो भाषा, उनकी जाति, उनके धर्म सभी का सम्मान करते हैं, हमें एक साथ एकजुट रहना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू है, ये ऐसे हैं। तो हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, मतलब हर धर्म को सम्मान करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व को उसको बढ़ावा नहीं देना, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी भी एक धर्म की भी बुराई नहीं करनी चाहिए।
अहिंसा और शांति का आदर्श। तो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं उससे प्रेरित होकर शांतिपूर्ण मतलब अपने लिए कि आप कोई भी चीज़ आप हिंसा से ही करे जा रहे हो, कोई चीज़ अगर नॉर्मली शांतिपूर्ण तरीके से बात करके उसको सॉल्व किया जा सकता है तो वाई तो हम उसको क्यों नहीं कर सकते। तो हमें ये अपने जो आदेश है, शांति का जो आदर्श है, इसको हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। सारी बातें लड़ाई झगड़े से नहीं होती, कुछ बातें जो नॉर्मली शांति से मतलब आराम से बैठ कर विचार हो सकती है तो उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। परिवार और समाज के जो प्रति कर्तव्य है, तो बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, माता पिता की सेवा और समाज के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो पर्यावरण संरक्षण है ना, वो पशु पक्षियों की रक्षा और उनके प्राकृतिक संसाधनों का ना विपुल उपयोग करते हैं। तो हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी अपनी संवेदना दिखानी चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, पशु पक्षियों की हमें रक्षा करनी चाहिए और जो प्राकृतिक रूप से हमें संसाधन दिए गए हैं उनको भी हमें भी ध्यान से यूज करना चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम। तो देश की एकता, उसकी अखंडता, उसकी समृद्धि के लिए हम सबको संपूर्ण की भावना रखनी चाहिए। मतलब अगर देश के लिए हमारा कुछ कार्य है, हम अपना उसमें योगदान दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। देश के लिए हम अपने अपने जो देश प्रेम है, देशभक्ति है, उसको दिखाना चाहिए। सत्य और ईमानदारी। तो जीवन के हर क्षेत्र में सत्यनिष्ठा और नैतिकता का हमें जरूर पालन करना चाहिए, सत्य और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य। तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय में हमें विश्वास रखना चाहिए, ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं। कला, साहित्य और संस्कृति प्रति। तो संस्कृति जो धरोहर है, लोक कलाएं और जो प्रारंभिक संगीत है, ये सबको संरक्षित रखते हैं, ये हमारी कला, साहित्य और संगीत के अहम हिस्से हैं। शिक्षा और ज्ञान का आदर। तो ज्ञान को सर्वोच्च मानते हुए शिक्षा का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व। तो ये मूल्य राष्ट्र को एकजुट रखते हैं, उसकी सामाजिक एकता है उसको बढ़ावा देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ये नागरिक को कर्तव्यनिष्ठ, सजग और संवेदनशील भी बनाते हैं। ये नवीनता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाए रखने का भी काम करते हैं। राष्ट्र के विकास और उसके सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने में बहुत ही हमारी हेल्पफुल करते हैं। निष्कर्ष देखते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो मूल्य है, ये किसी भी देश की आत्मा होते हैं। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि जो वर्तमान में भविष्य की दिशा तय करने वाले जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं ना। आज जब वैश्वीकरण और आधुनिकता के प्रभाव में प्रारंभिक जो जीवन शैली है वो बदल रही है, तो इन मूल्यों को बचाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसकी वजह से जो प्रत्येक नागरिक है ना, उसका क्या कर्तव्य है कि वो अपने जिन मूल्य हैं इन सबका सम्मान करे, उन्हें अपने जीवन में अपनाकर देश को एक सशक्त, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की कोशिश करे। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का संक्षिप्त परिचय देना है। तो परिचय देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें भारत के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी परंपराएं, अपना इतिहास और गौरव को पूर्ण तरीके से पहचानना शुरू कर दिया है। ये जागरण 19वीं शताब्दी के रात में तब प्रारंभ हुआ था और जब अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के बीच भारतीय समाज में एक आत्मबोध जगा था, एक ऐसी प्रेरणा जगी थी अपने देश को बचाने के लिए। तो लोगों को ये एहसास हुआ था कि यदि भारत को स्वतंत्र और सशक्त बनाया जाए तो पहले अपनी सांस्कृतिक जड़ें हैं, उस परंपराएं हैं, उसको समझने के लिए हमें पुनर्जीवित होने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के मुख्य कारण क्या थे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के मुख्य कारण है कि औपनिवेशिक दमन और अपमान। तो अंग्रेजों द्वारा जो हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा और इन सबको हीन बताने में आत्मसम्मान में इन सबको ठेस पहुंची थी, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव था। आधुनिक शिक्षा ने लोगों को आत्ममंथन और तर्क की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर दिया था। ऐतिहासिक गौरव की पूर्ण खोज हुई थी। भारत के वैदिक, बौद्ध और गुप्तकालीन जो गौरवशाली इतिहास है उसको फिर से इसको खोजा गया था। विदेशी विद्वानों का क्या योगदान था? तो मैक्स मिलर जैसे यूरोपीय विद्वान ने ना वेद और संस्कृत ग्रंथों की जो महत्व है उसको भारतीयों को इसके लिए प्रेरित किया था। भारतीय समाज सुधारकों का प्रयास हुआ था। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सारे समाज ने सांस्कृतिक चेतना इन लोगों के अंदर जगाई थी। मुख्य विशेषता क्या थी? तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गर्व। तो लोगों ने अपने धर्म, अपने दर्शन, योग, संगीत और साहित्य में गर्व महसूस करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपनी संस्कृति से लगाव होने लगा था। भारतीय भाषाओं का पुनर्जीवन। तो संस्कृत, हिंदी, बंगाल, मराठी जैसी जो भाषाएं ना, ये साहित्यिक और शैक्षणिक रूप से इनको प्रोत्साहन मिलने लगा। तो इन भाषाओं को पूर्ण रूप से पुनर्जीवन, तो एक पुनर्जन्म हो गया। धार्मिक सुधार आंदोलन में तो ब्रह्म समाज
आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संगठन ने धर्मों को सामाजिक सुधार से भी जोड़ रखा था। इतिहास लिखने की नई दृष्टि, तो भारतीय जो इतिहास है उसको भारतीय नज़रिए से पुनः लिखने का उन्होंने प्रयास किया था। भारतीय कला, संगीत और स्थापत्य का पुनर्मूल्यांकन, इन क्षेत्रों में खोई हुई जो गौरव गाथा है उसको सामने लाया गया था। प्रमुख व्यक्तित्व क्या है इनके, तो राजा राम मोहन राय, ये इन्होंने आधुनिक भारतीय निर्माता थे, सामाजिक और धार्मिक सुधार के ये अग्रदूत माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन और अध्यात्म का जो विश्व में उन्होंने प्रचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम के जो गीत है उसके माध्यम से सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है ना उसको जन्म दिया था। अरविंद घोष ने भारतीयता और अध्यात्म के राष्ट्रीय आंदोलन से उसको जोड़ दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक चेतना उसको जगाया था। निष्कर्ष है कि भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण ने न केवल अपने भारत की जो संस्कृति है उसकी आत्मा को पुनर्जीवित किया था, बल्कि ये आज़ादी की लड़ाई की जो नींव है उसको भी बना के रखा था कि भारतीयों को ये विश्वास दिलाया जाए कि वो किसी से कम नहीं है। उनकी जो संस्कृति है विश्व में महान है। उनका जागरण के परिणाम स्वरूप भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना है ना उसको मजबूत किया था। स्वतंत्रता संग्राम को चारिक और सांस्कृतिक आधार मिला था। आज भी जो भारतीय समाज में जो आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता दिखती है ना उसका मूल्य इसी जागरण में नहीं था, इसी के अंदर मिला हुआ। हमारा ये थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य के सांस्कृतिक महत्व पर हमें अपनी दृष्टि बतानी है, क्या विचार है। तो सबसे पहले रामचरितमानस के बारे में बात करें। रामचरितमानस है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महान हिंदी भक्ति काव्य है जो भारतीय संस्कृति, समाज और धर्म का जो गहरा परिचय मतलब इन सब का एक परिचय देता है। महाकाव्य श्री राम के जीवन, उनके आदर्श, उनके धर्म, उनकी नीति, उनकी मर्यादा के ऊपर ये इस रामचरितमानस उसको प्रस्तुत किया गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भारत की ऐसी सांस्कृतिक चेतना का मूल्य स्रोत बन गया है। इसका प्रभाव आज भी उत्तर भारत के गाँवों में, कस्बों में और शहरों की जो भाषा है, उसकी नैतिकता है और जीवन शैली में भी हमें दिखाई देता है। रामचरितमानस का सांस्कृतिक महत्व, तो धार्मिक और जो नैतिक शिक्षा का एक ऐसा स्रोत बन गया है। रामचरितमानस ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। उनके चरित्र के माध्यम से लोगों को सत्य, कर्तव्य, करुणा, समर्पण, आज्ञा पालन और नारी सम्मान और धर्म पालन की जो प्रेरणा है वो लोगों को इसके अंदर से मिलती है। भारतीय लोक जीवन में समाहित, तो ये काव्य भारत के गाँव में कथा, रामलीला, कीर्तन और भजन के रूप में जीवित है। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, जन की जुबान पर मतलब लोगों की जुबान पर है, लोगों को ऐसे याद है रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ। भाषा योगदान क्या था, तो ये रचना है ना अवधी भाषा में है, इसे ये आम जनता के लिए सरल और बोधगम्य में बनी हुई है। रामचरितमानस ने अवधी और हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। सांस्कृतिक एकता का स्रोत है इसमें कि रामचरितमानस ने सभी धर्मों और जातियों का इसके अंदर सम्मान किया है। ये समाज में समरसता और भाईचारे की जो भावना है उसको मजबूत करता है। लोक साहित्य और प्रदर्शन कला में योगदान, तो रामलीला, रामकथा, भजन, नाटक और चित्रकला में रामचरितमानस की जो घटनाएं हैं उसको दर्शाया जाता है, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसको जीवित रखते हुए। नारी चित्रों की गरिमा, तो जो सीता, कौशल्या, अंजनी, मंदोदरी जैसे चरित्र है ना ये भारतीय स्त्री आदर्श के एक प्रस्तुत करते हैं इनको। इन पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति में नारी की जो महत्वता है उसको दर्शाया गया। भक्ति आंदोलन की दिशा में, तो तुलसीदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। रामचरितमानस ने राम भक्ति की भावना को घर घर तक पहुंचाया है और समाज में आस्था का एक विस्तार है ना वो फैलाया। सामाजिक इन्होंने संदेश दिया है कि इस महाकाव्य में जाति, वर्ण, सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई है कि शबरी और निषाद राज जैसे पात्र हैं इनको सम्मान देकर तुलसी जी ने सामाजिक और समरसत्ता का जो सबके मेरे तो एक आदेश एक संदेश भेजा इनको सामाजिक रूप से। शिक्षा और नीति के ग्रंथ में, तो इसमें राजनीति, पारिवारिक जीवन और शासन के जो आदर्श है उसके रूप में उल्लेख किया है कि आज भी शिक्षा जीवित है। भावनात्मक आध्यात्मिक शांति, तो इन जो पंक्तियां इन सबसे आज भी लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो प्रदान की जाती है। पूजा पाठ और पर्व त्योहारी और जीवन की जो समस्याएं ये इसमें मार्गदर्शक बनी हुई है।
निष्कर्ष देखते हैं। रामचरितमानस जो भारतीय संस्कृति का अमूल्य जो रत्न बन गया है, ये न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मार्गदर्शक है। इसका प्रभाव आज भी भारतीय जनमानस पर उतना ही गहरा पड़ता है जितना तुलसीदास के समय में था। ये महाकाव्य भारत की आत्मा को समझने की एक ऐसी कुंजी है, इसके बिना जो भारतीय संस्कृति है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, ये इसके बिना अधूरी है। इसलिए रामचरितमानस का जो अध्ययन है वो मूल्यांकन के धर्म दृष्टिकोण से नहीं होता बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी किया जाता है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इससे मेनली में रामचरितमानस के ऊपर बताया कि रामचरितमानस में क्या क्या सीखने को मिला, हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उसमें क्या संदेश हमें मिलता है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजली बना के कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में डिटेलपूर्वक आप अच्छे से जानते हो, बचपन से आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भरत जो भारतीय खंड काव्य के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य है उसको उजागर करना है हमें। तो भरत जो भारतीय प्रसिद्ध हिंदी काव्य जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। ये काव्य भारत की स्वतंत्रता, उसकी शांति, सांस्कृतिक गौरव, उसकी राष्ट्रभक्ति का जो उद्घोष है वो बताता है। 1912 में से ये प्रकाशित हुई थी। ये रचना भारतीय जनमानस को उनको जागरूक करने के लिए, उनके आत्मसम्मान की भावना उसको जगाने के लिए, विदेशी शासन उसके विरुद्ध आत्मबल प्रदान करने, मतलब विदेशी लोगों के विरुद्ध अपना जो आत्मबल है उसको सामने लाने के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ था। ये काव्य उस युग में लिखा गया था जब भारत अंग्रेजों की जो गुलामी में जकड़ा हुआ था। भारत भारती के राष्ट्रीय सांस्कृतिक क्या मूल्य, तो देशभक्ति की भावना। भरत भारती ने काव्य ने भारत को माता के रूप में प्रस्तुत किया था और उसके गौरवशाली अतीत को याद करते हुए पाठकों को देश की सेवा के लिए, मतलब उन्होंने बताया था इसके अंदर कि हमें देश की सेवा के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्तव्य होता है वो हमारे सबसे पहले देश के प्रति होता है कि हम देश के नागरिक हैं। उसके बाद जो हमारे और कर्तव्य आते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन कर्तव्य होता है वो हमारे देश के लिए होता है। तो भारतीय संस्कृति का क्या गौरव है। इस खंड काव्य में भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, संगीत, कला, इन सब की वीरता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ये पाठकों को भारत की संस्कृति और विरासत पर गर्व करने के लिए उनको अवसर प्रदान करते हैं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, तो भरत भारती ने कवि ने सदाचार, सत्य, आत्मबल, संयम और आत्मविश्वास ऐसे नैतिक गुण है ना उसको भराता। ये मूल्य किसी भी राष्ट्र के नैतिक आधार को मजबूत करते हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का क्या संदेश है। ये कवि ने अंग्रेजी शासन है उसके प्रभाव से बाहर निकलकर भारतीयों को उसकी जीवन पद्धति के बारे में बताया है। स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का भी इन्होंने आह्वान किया है और ये स्वतंत्र भारत की आधारशिला रखने जैसा भी काम था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणादायक चित्रों का चित्रण। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे जो ऐतिहासिक नायक हैं इसका स्मरण करते हुए युवाओं को वीरता और त्याग की जो प्रेरणा दी गई है इनके थ्रू। राष्ट्रीय एकता का भाव, तो कवि ने विभिन्न धर्म, जातीय प्रांतों के बीच एक एकता की भावना को बल दिया है। इसमें ये काव्य भारत को एक सशक्त एकजुट राष्ट्र के रूप में ये देखना चाहता है। गुलामी के विरुद्ध आक्रोश, तो अंग्रेजों की जो रास्ता है उससे भारत को जो मुक्त कराने की जो इच्छा है इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि ये काव्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तरह का साहित्यिक विद्रोह भी बन गया था। और भारतीय नारी की क्या भूमिका है। भरत भारती में नारी को शक्तिशाली, त्यागमय, राष्ट्र के उत्थान में भागीदार बताया गया है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक जो प्रयास बन गया है। भविष्य की आशा और आत्मविश्वास में कवि ने केवल अतीत की जो महानता है उसके बारे में नहीं बताया बल्कि जो भविष्य के जो उज्जवल भारत का भी उन्होंने सपना दिखाया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। काव्य की जीवन शैली और भाषा, तो सरल और भावनात्मक प्रेरक भाषा में लिखा हुआ ये काव्य जन के सभी लोगों के हृदयों में ना ये छूता हुआ गया है। इसमें गीतात्मकता और ओजपूर्ण जो शैली है उसके राष्ट्र प्रेम को इसमें और भी गहराई से इसको जागरूक किया गया है। निष्कर्ष देखते हैं इसका। भरत भारती केवल एक काव्य नहीं है बल्कि उस समय के भारतीयों के हितों की आवाज़ है जिसने भारत की जो आत्मा है उसको झकझोरा था, उसको निकाला था और उसे जगाया था। स्वतंत्र संग्राम की चेतना को शब्दों में
माखनलाल चतुर्वेदी की यही रचना आज भी प्रशंसनीय है, क्योंकि ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारे देश की जो आत्मा है वो केवल एक भौगोलिक सीमाओं पर नहीं है, बल्कि उसकी जो सांस्कृतिक, उसकी जो नैतिक, आध्यात्मिक जो विरासत है उसके अंदर बसी हुई है। भरत भारती एक ऐसा साहित्यिक स्मारक है जो आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम, आत्मबल और सांस्कृतिक गर्व है ना, उसकी शिक्षा देता रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में लिखी श्रेष्ठ कहानियों का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो हिंदी साहित्य की जो कहानियां हैं वो केवल भाषाओं की मिठास का परिचय नहीं देती हैं, बल्कि हमें भारतीयों की उनकी समाज, उनकी संस्कृति, उनकी नैतिकता, संवेदना, उन सबको भी हमें दिखाती हैं। मुंशी प्रेमचंद से लेकर सादात हसन मंटो और भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा जैसे लेखक ने यथार्थ को अत्यंत संवेदनशील और कलात्मक से प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में आम आदमी के जीवन है, उसकी समस्याएं, उसका मूल्य बोध और सामाजिक संघर्ष को मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं इसके अंदर। श्रेष्ठ कहानी और उसके मूल्य बिंदु क्या है? तो कफन, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, गरीबी और संवेदनशीलता और समाज की जो बेरुखी है ना, उसको उजागर करते हुए इस कहानी में बताया गया है। पात्र इसमें कौन थे? घीसू और माधव बाप बेटे की जोड़ी थी, बेबसी का प्रतीक के अंदर बनती जा रही थी इस कहानी में। ये ईद का जो भी प्रेमचंद ने लिखी है, बाल मनोविज्ञान, परिवार के प्रति संवेदनशीलता की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है उसको दर्शाया गया। हामिद की ममता, उसके आपने ये ईद का जो चैप्टर है ये आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे है कि छोटा बच्चा होता है वो अपनी ईद के लिए कैसे करता है, वो अपनी दादी के लिए ईद, मतलब ईद में सब लोग अपने जो ईद में कोई मिठाई लेता है, कोई कपड़े लेता है, कोई अच्छी चीज़ें खाने के लिए भेजता है। तो उस टाइम में ये होता था, लेकिन जो हामिद है वो ये सब ये नहीं, वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि उनके जो डेली हाथ रोटी बनाते हैं उनके जो हाथ जल जाते हैं वो उनके हाथ ना जले। तो इसमें बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है, परिवार के प्रति संवेदनशीलता और अपनी दादी की, उसमें दादी के चिमटा लेकर उनके हाथ जलने, उनके बार बार रोटियां बनाने से उनके हाथ जल जाते थे, तो उसके तो उसने हामिद की जो ममता है उसको दिखाया, उसके त्याग को दिखाया कि सभी वहाँ बच्चे अपने कुछ खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ अपने खेलने के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी दादी के लिए ले रहा था। पूस की रात, तो पूस की रात पे मुंशी प्रेमचंद ने लिखे, उन्होंने किसान की दयनीय स्थिति, उसकी सामाजिक आर्थिक न्याय की चित्रण है उसके बारे में बताया। हल्कू की जो वेदना से समाज की जो असंवेदनशीलता है वो सामने आती है। ओके, बड़े भाई साहब, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है ये भी, शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए भाई बहन के रिश्तों की मासूमियत तो उनके प्रेम का चित्रण करते हुए उसके बारे में बताया। हास्य और भावनाओं को इसके अंदर संतुलन करके इन दोनों को मैनेज करके बताया। नमक का दरोगा, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ईमानदारी और नैतिकता की जो विजय है उसकी प्रेरणात्मक एक कहानी है ये। वंशीधर जैसे पात्र है ना वो आज भी इसके आदर्श बन सकते हैं। पटरियों को कुत्ता, निर्मल वर्मा ने लिखा है, शहरी जीवन के अकेलेपन, उसके संवेदनशील संबंध है उसकी झलक दिखाते हुए कि प्रतीकों के माध्यम से मनोविज्ञान यथार्थ को इसके अंदर उजागर भी किया गया है। ठंडा भोषक, तो साद हसन मंटो ने लिखा है कि विभाजन की जो त्रासदी और मानवीय नैतिक पतन की जो झकझोर देने वाली कहानी है ना, वो मंटो की शैली सीधी और कटु सच्चाई से भरी हुई है। परिंदे नीलाभ आस्थाना ने लिखा है, युवा जो आकांक्षाएं हैं, स्वतंत्र सोच है, उनकी आत्मनिर्णय की जो कहानी है उसके ऊपर प्रेरित है। परिंदे जो उड़ान का जो प्रतीक बनकर जीवन की दिशा है उसका प्रतीक मानते हैं। कुल्ली भट्ट, जो भीष्म साहनी ने लिखी है, जातिगत भेदभाव, महिला आत्मगौरव और सामाजिक जो मूल्य है उसके प्रति एक कहानी लिखी गई है। कुल्ली का जो चरित्र है ना वो समाज को एक आईना दिखा रही है। तौबा टेक सिंह, जो सैयद हुसैन मंटो ने लिखा है, भारत पाक विभाजन की जो मानवीय जो पीड़ा है उसको शेयर करके उसको प्रतीक बताया। पागल खाने की जो व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है इसमें छिपी जो गहन सामाजिक सच्चाई है उसको भरकर आई है। निष्कर्ष, तो इस श्रेष्ठ कहानियों में समाज के विभिन्न पक्षों और जैसे गरीबी, अन्याय, पितृसत्ता, ईमानदारी, प्रेम, त्याग, संवेदनशील की जो गहराई है उसको प्रस्तुत किया है। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज में चेतना है। ठीक है, तो ये कहानी केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये सामाजिक चेतना का भी एक स्रोत बन गया है। इसमें भारत के सारे यथार्थ को बेहतर समझ सकते हैं हम कि मानव मूल्य की जो पुनःसृष्टि कर सकते हैं कि हिंदी की ये कहानियाँ साहित्य और समाज के जो बीच की जो कड़ी है ना उसको मजबूत बनाती है। चैप्टर नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अहूति कहानी में कहानीकार ने किन मूल्यों को रेखांकित किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिंदी साहित्य की जो कहानियाँ हैं, भारतीय समाज की जो वास्तविकता है, उनके मानव मूल्य हैं, उनके जीवन की जो संघर्ष है, उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अहूति कहानी में भी इन्हीं कहानियों की श्रृंखला में सशक्त रचना की गई है, जिसके अंदर समाज के कर्तव्य और त्याग और स्वभाव सेवा जैसे जो उच्च नैतिक जो मूल्य है, उसको रेखांकित उसको दिखाया गया है कि ये कहानी न केवल एक पाठक के मन को छूती है, बल्कि ये समाज के एक सच्चे मार्ग को भी हमें दिखाती है। कहानी की प्रमुख विषय वस्तु और कथानक संगीत। तो अहूति जो कहानी है ना, उसमें मुख्य पात्र एक डॉक्टर है जो अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थों को छोड़कर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। ये डॉक्टर ऐसे समय में महामारी फैलने पर गांव में अपनी सेवाएं देता है, जब बाकी लोग डर के कारण वहां से भाग जाते हैं। वह अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए कार्य करता है। तो इस चीज़ के ऊपर ये कहानी बताई गई है। रेखांकित कुछ मूल्य कहें कि सेवा भाव। तो डॉक्टर द्वारा जो महामारी जो ग्रस्त गाँव में पूरा उसकी सेवा करना, समाज में और मानवता को उत्कर्ष एक उदाहरण दिया इस डॉक्टर ने कि आगे वह अपने सुख, अपने आराम, अपने परिवार सुरक्षा की चिंता किए बिना सभी पीड़ितों की वो सेवा करने में लगे। तो त्याग की भावना को दिखाया। कर्तव्य पालन, वो अपने पेशे के प्रति इतने ईमानदार और इतने समर्पण होते हैं कि उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि जबकि वहाँ के सारे लोग अपनी चिंता करते हुए वहाँ से चले गए थे, वहाँ से भाग गए थे, लेकिन उन्होंने ये सब ना करके अपने पेशे के प्रति अपनी ईमानदारी, समर्पण की भावना है उसको दिखाया है। मानवता का संदेश, तो कहानी ये दिखाती है कि जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर हमारा आता है मानव सेवा, तो सबसे बड़ा धर्म होता है हमारा। साहस और धैर्य, तो जीवन कठिन जो परिस्थिति होती है ना, उसमें भी डॉक्टर अपना धैर्य नहीं खोता है, साहसिक रूप से वो हमारी सेवा करता है, हमारी जान बचाता है। आजकल लोग बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर है, वो भगवान का ही रूप होता है। तो डॉक्टर जैसे हम लोग तो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम सोच लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो मरीजों की जान बचाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वो जब उनके जो पेशेंट है उनकी वो जान बचा सके, वो जितना हद तक वो कोशिश उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। संवेदनशीलता, तो डॉक्टर केवल दवाई नहीं देते हैं, बल्कि वो पीड़ितों की भावनात्मक स्थिति है ना, उसको भी समझते हैं। बलिदान की भावना, तो दूसरों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की आहुति तक देने को वो तैयार रहते हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व, तो ये कहानी में हमें यही सिखाती है कि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। हमें प्रॉब्लम देखते उसको भागना नहीं चाहिए, जो प्रॉब्लम आई उसको फेस करके हमें उसका सामना करना चाहिए। नैतिकता और आदर्शवाद, डॉक्टर अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करते हैं, वो अपने जो पेशे हैं उसके प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं। प्रेरणादायक दृष्टिकोण, तो ये कहानी युवाओं को बहुत प्रेरित करती है कि वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा में आगे आए। निष्कर्ष क्या है इसका कि आहुति जो कहानी है ना, वो केवल एक घटना पर इस घटना के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि हमें ये एक संदेश देती है कि हर इंसान के भीतर एक सेवा, त्याग और कर्तव्य की जो भावना है उसको जगाने के लिए कई सारी भावना होती है उनके अंदर, लेकिन बस उनको अपने जगाने का काम करना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची आहुति वो नहीं है जो समाज के कल्याण के लिए दी जाए, बल्कि इस डॉक्टर का चरित्र हमें ये बताती है कि जो डॉक्टर का चरित्र है ना, वो आज भी हमारे लिए आदर्श बन सकता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि एक व्यक्ति ने पूरे समाज में इतना बदलाव ला सकता है कि अगर उसमें ईमानदारी, सेवा भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिप्टी कलेक्टर कहानी में मानवीय संवेदनाएं किन रूपों से ये अभिव्यक्त हुई है। तो प्रेमचंद की जो रचना है ये हमेशा समाज में इंसानियत के वास्तविक चित्रण है उसके लिए जानी जाती है। उनकी जो कहानी है डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने अपनी मानव संवेदनाओं की जटिलता है उसको समझाया है। ये कहानी एक पिता और बेटे के बीच के रिश्ते, उसके संघर्ष, उसके समाज जो पद के महत्व है ना, उसको उजागर करते हुए बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्यक्तिवाद और मानवीय संबंध है उसको उत्पन्न करते हुए आने वाले तनाव को उसके बारे में बताया। कहानी में एक वृद्ध जो पिता है वो अपने बेटे की सफलता पर अत्यधिक गौरव करता है, लेकिन बेटा जो डिप्टी कलेक्टर बनता है ना, पिता उसकी सफलता को अपने जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानने लग जाता है। उनका बेटा कलेक्टर बन जाता है, लेकिन ये चीज़ देखते हुए उसका पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वो अपने जीवन में कितना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जब जैसे जैसे बेटा अपने पद के घमंड की चूर में होता जा रहा था, वह पिता का तिरस्कार करने, तो जैसे उसे घमंड हो गया था अपनी जॉब को लेकर, अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा था, उनका तिरस्कार करने लग गया था। तो एक समय ऐसा था जब पिता को एहसास हुआ कि उसे अपने बेटे से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान की चिंता करनी चाहिए, वह उसे त्याग देता है।
तो मानवीय जो संवेदनाओं के रूप में क्या हुआ था, जैसे पिता का गर्व। तो बेटे अपने पिता की सफलता पर बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा ना कि आपको कुछ आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके जो पापा अपने घर पे बताते हो, पेरेंट्स को बताते हो, तो आपके मुँह पर पापा जो कितने खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ आपको मिली है। लेकिन उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। तब कोई एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आपके पेरेंट्स भी आप बहुत खुश होते हैं आपकी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि आप अगर कुछ करते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस होते हो, तो उनको भी लगता है कि हाँ, ये चीज़ आप वो जितना वो नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, उतना आप कर सको। तो ये उपलब्धियाँ अपने व्यक्तिगत जो उपलब्धियाँ जो मानता है ना, ये पिता गर्व की भावना का जुड़ाव इसको दर्शाता है। प्रेम और त्याग। तो पिता ने अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उसको सहते हुए अपने बेटे की सफलता के लिए त्याग किया था। ये पिता का अपार प्रेम होता है और बलिदान का भी प्रतीक माना जाता है। आत्मसम्मान। जब बेटा पिता का तिरस्कार करता है ना, तो पिता आत्मसम्मान की खातिर अपने जीवन से बाहर कर देता है, और ये मानवीय संवेदना के रूप में आत्मसम्मान की जो महत्वता है उसको दर्शाते हैं। वृद्धावस्था का दर्द। तो पिता का जो पुत्र के लिए जो आंतरिक प्रेम और श्रद्धा है ना, वो वृद्धावस्था में भी और भी गहरी हो जाती है। ये दयनीयता और करुणा का प्रतीक भी होता है। समाज में प्रतिष्ठा की चाह। तो पिता का मानना होता है कि बेटी की जो डिप्टी कलेक्टर बनना है, उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा की निशानी बन जाती है, और इस सोच को भी व्यक्तिवाद पर इसका काफी असर पड़ता है। मनुष्य की संघर्षशीलता। तो पिता ने अपने सपनों को दबाकर अपने बेटे के सपने को पूरा किया था, ताकि उनका बेटा अपने जो अपने सपने हैं वो अपने सपने पूरे कर सके। जो संघर्ष उन्होंने देखे, उनके बेटे को वो संघर्ष ना देखना पड़े। तो ये इस गहरे संघर्ष के इसकी भावना को दिखाते हैं। गहरी पीड़ा। तो पिता का जो बेटा है द्वारा तिरस्कार किए जाना है, उसके लिए भावनात्मक रूप से अत्यधिक दर्दनाक था। ये पारिवारिक रिश्तों में ये पीड़ा और तनाव को दिखाता है। समाज का दृष्टिकोण। बेटे का ये मानना है कि पिता अब उसकी जो स्थिति है उसके योग्य नहीं है, समाज की तुच्छता है और धूमिल दृष्टिकोण है उसको दिखाता है। तिरस्कार का अनुभव। तो पिता हमें ये एहसास दिलाता है कि अपने बेटे का जो तिरस्कार है ये उससे बेहद उसको कष्ट पहुंचाता है, लेकिन वो उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पता है कि उसका बेटा उसके हर दिन तिरस्कार, मतलब हर दिन आप कोई पिता है, वो कोई बेटा है जो अपने पिता का तिरस्कार करे, उनका अपमान करे, लेकिन फिर भी वो साथ रहते हैं। तो इससे उनको जो आत्मसम्मान की जो भावना है वो उसको खत्म करना है, लेकिन वो सब चाहते रहते हैं अपने बेटे की खुशी के लिए। न्याय और निर्णय। तो अपने अंत में पिता जब अपने बेटे से संबंध तोड़ने का जो निर्णय दिखाते हैं, इससे इंसान को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़कर और कोई चीज़ नहीं माननी चाहिए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपकी जो आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर रहा है, तो आपको उसको नहीं त्याग देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष है कि डिप्टी कलेक्टर एक इस गहरी मार्मिक कहानी है, जो न केवल एक पिता के प्यार और त्याग को दर्शाती है, बल्कि समाज की मानसिकता और रिश्तों में भी उत्पन्न होने वाली जटिलता उसको भी उजागर करती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में के माध्यम से ये संदेश दिया है कि समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की जो चाह है ना, वो एक व्यक्ति के मन में संघर्ष, पीड़ा उसका कारण बन सकती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और मानवीय जो रिश्ते हैं वो हमें हर स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी में लिखित मुख्य पूरक जो निबंध है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। तो जो निबंध लेखन है वो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक जो विधा है, वो किसी भी विषय पर एक विचार व्यक्त करने के सशक्त माध्यम होती है। जो मूल्य पूर्वक जो निबंध है उसका उद्देश्य केवल किसी विषय के बारे में जानकारी देना नहीं होता, बल्कि जो पाठक के जीवन में उनके आदर्श, उनकी नैतिकता, उनके मूल्यों से जो परिचित उनको कराना होता है। साथ में हिंदी साहित्य में जो अनेक मूल्य परक जो निबंध है वो लिखे जाते हैं, और जिसमें जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उसको उजागर किया गया है। ये निबंध हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे, नैतिक और अमान्य के बीच में उसके अंदर अंतर करने की समझ है वो प्रदान करती है। मूल्य पूरक निबंधों की क्या विशेषताएं? तो नैतिकता आदर्श है। तो मूल्य पूर्वक जो निबंध है वो जीवन के नैतिक पहलू उस पर आधारित है। ये निबंध हमें जीवन के आदर्श और सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, जैसे सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को हमें बताते हैं। समाज और मानवता। तो ये निबंधों में समाज की भलाई, मानवता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उसके विचार होते हैं। इसमें हमें इंसानियत की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं।
नैतिकता और आदर्श तो मूल्य पूरक जो निबंध है अपने जीवन के नैतिक पहलुओं पर ही आधारित होते हैं। ये निबंध हमें जीवन के आदर्श, उनके सिद्धांत और उनके इन सबको अपनाने के लिए हमें एक प्रेरणा देते हैं। इसमें सच्चाई और ईमानदारी की जो महत्व है उसको हमने व्यक्त किया है। समाज और मानवता में तो इन निबंधों में समाज की जो भलाई है, उनकी मानवता, आपसी जो भाईचारा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक विचार व्यक्त करते हैं। जब हम किसी इंसानियत कोई सेवा करते हैं तो इंसानियत के नाते किसी की सेवा करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। सकारात्मकता दृष्टिकोण तो मूल्य पूर्वक जो निबंध होते हैं वो हमेशा जीवन के सकारात्मक जो पहलू हैं उस रचनात्मक में क्या बताते हैं कि इन निबंधों में जो हमें विचारों की जो स्पष्टता है, उनकी जो रचनात्मक जो प्रस्तुति है, जो पाठकों के जो नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए हमें उसके लिए प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख मूल्य परक जो निबंध है उसका लेखा जोखा क्या है। तो समानता पर निबंध, ऐसे इस निबंध में लेखक ने समानता के जो सिद्धांत है उसको उजागर किया है। ये निबंध बताता है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग से आधारित हो। ये हर व्यक्ति को अपना समाज में एक हमारा एक सामाजिक जो स्थान है वो होना चाहिए, चाहे वो नीच जाति का हो, जाति का, पिछड़े वर्ग का हो, किस टाइप का भी हो, लेकिन समाज में उनका ऐसा अधिकार होता है तो उन्हें समाज में समानता मिलनी चाहिए। संयम पर निबंध, तो इस निबंध में लेखक ने संयम के जो महत्व है उसको बताया है कि हमें अपने जीवन में संयम में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पेशेंस लेवल हमारे अंदर होगा तभी हम जो कोई कार्य है वो ध्यान से कर पाएंगे। और ये निबंध अपने विचारों में और कार्यों में नियंत्रण रखने की हमें आवश्यकता पर हमें जोर देता है। सच्चाई पर निबंध, तो सच्चाई को सर्वोत्तम एक मूल्य के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने संदेश दिया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। निबंध में बताता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम जीवन में वास्तविक शांति और भी प्राप्त कर सकते हैं। दया और करुणा पर निबंध, तो इस निबंध में लेखक दया और करुणा के महत्व को बताते हैं कि मानवता की जो सेवा करने की जो हमें जो प्रेरणा देते हैं। ये बताते हैं कि दूसरों की सहायता करने से ही आत्मा को जो है संतुष्टि मिलती है। कर्तव्य पे निबंध, तो इस निबंध में कर्तव्य के सर्वोत्तम जो मूल्य है उसको प्रस्तुत किया गया। लेखक ने बताया है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। प्रकृति के महत्व पे निबंध, तो इस निबंध में लेखक ने प्रकृति के जो साथ सामंजस्य बनाए रखने के महत्व पे जोर दिया कि ये निबंध में प्रकृति की रक्षा करने के लिए कि हमें कोई भी पेड़ है वो नहीं काटने चाहिए, हमारी जो प्रकृति है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और प्रकृति के बिना जो मानव जीवन है वो बिल्कुल असंभव है। परिश्रम पर निबंध, तो परिश्रम की जो महिमा है ये उस पर आधारित निबंध बताता है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसके लिए हमें अपने आलस से दूर रहने के लिए और कठिन जो कठिनाइयां है उसको पार करने के लिए इसके लिए हमें प्रेरित करता है। साहस और आत्मसम्मान पर निबंध, तो इस निबंध में परिश्रम पर निबंध में परिश्रम की जो महिमा है उस पर ही आधारित निबंध बताता है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से प्राप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए हमें पहले अपने आलस दूर करने होंगे और उसकी कठिनाइयों को पार करने के लिए इसके प्रेरित करता है हमें। साहस और आत्मविश्वास पर निबंध में, तो इसलिए इसमें लेखक बताता है कि साहस और आत्मविश्वास को जीवन की एक सफलता के आवश्यक तत्व बताया गया है। ये निबंध हमें आत्मविश्वास रखने और मुश्किल हालात में साहस दिखाने की प्रेरणा देता है। शिक्षा पर निबंध, तो इस निबंध में शिक्षा के जो महत्व है उसको बताया गया है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की एक कला सिखाती है। ये एक अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद भी करती है। राष्ट्रीय भक्ति पर निबंध, तो राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम के महत्व को इस निबंध में रेखांकित इसको दिखाया गया है। लेखक ने बताया कि राष्ट्र की सेवा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, जिसे हमें बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। निष्कर्ष, तो हिंदी में जो लिखित तो मूल्यपूर्वक जो निबंध है उसका एक व्यापक उद्देश्य है कि समाज में अच्छे और सकारात्मक जो मूल्य है उसके ओर प्रोत्साहन उसके ऊपर जोर देना चाहिए। ये निबंध हमें केवल आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें बताते हैं कि मानसिक और जो नैतिक विकास में हमें किस तरह से हमारे विकास में हमारे सहायक हुए हैं। इस प्रकार से इन निबंधों का अध्ययन करने से हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हुआ है। इसके प्रभाव से समाज पर भी बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और समाज में जो नैतिक मूल्य है ना उसका प्रचार प्रसार योगदान करने में हमारी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आचरण की सभ्यता के निबंध के उसके अभिव्यक्ति जो मूल्य है उसको रेखांकित करना है।
तो आचरण की जो सभ्यता है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारशील संबंध है जो जीवन के अच्छे आचरण और सभ्यता के बीच के संबंधों की जो स्पष्टता है उसको बताता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि सभ्यता का सही मतलब तभी सामने आता है जब समाज के लोग अपने आचरण में शिष्टता, नैतिकता, आदर्शता को पालन करते हैं। किसी भी समाज की सभ्यता उसके लोगों के आचरण के ऊपर ही निर्भर करती है। यदि आचरण अच्छा होता है तो समाज में शांति, समृद्धि और आपसी सहयोग की भावनाएं वो दिखाई देती है। लेकिन इस निबंध में लेखक ने आचरण और सभ्यता के बीच के गहरे संबंध को रेखांकित करने के लिए बोला है। आचरण की सभ्यता में अभिव्यक्ति मूल्यों की रेखांकित, तो नैतिकता और ईमानदारी। तो इस निबंध में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो अभिव्यक्त होता है वो नैतिकता होती है, ईमानदारी। लेखक ने बताया कि सभ्यता का असली मतलब केवल बाहरी सजावट नहीं होती है, बल्कि जब कोई व्यक्ति अपने आचरण में नैतिकता और ईमानदारी हो तो वो अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। नैतिकता के बिना किसी भी समाज में शांति और समृद्धि संभव नहीं हो सकती। आचरण और आदर्श आचरण और जीवन शैली। तो लेखक ने हमें बताया है कि सभ्यता का वास्तविक रूप उस समाज के लोगों के आदर्श आचरण और जीवन शैली से प्रकट होता है। जो आदर्श आचरण का पालन करने से समाज सामूहिक भलाई होती है। यदि व्यक्ति अपने आचरण में उच्च आदर्श का पालन करते हैं तो ये पूरे समाज को प्रोत्साहित करता है कि समाज में सकारात्मकता बदलाव आते हैं। समानता और न्याय। तो आचरण की सभ्यता में समानता और न्याय का भी अत्यधिक महत्व है। लेखक ने बताया कि सभ्यता अपनी तभी सशक्त होती है जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिले। यदि किसी भी समाज में भेदभाव और असमानता होती है तो समाज सभ्य नहीं किया जा सकता, उसको नहीं बोला जाता कि एक सभ्य समाज है। न्याय का पालन, समानता का जो एहसास है वो समाज में शांति का एक कारण बनता है। सहनशीलता का सहकार्य। तो इसमें इस निबंध में एक महत्वपूर्ण मूल्य सहनशीलता और सहकार्य। सभ्यता तभी पूर्ण होती है जब समाज में लोग एक दूसरे के विचार, विश्वास और सांस्कृतिक जो विभिन्नता है उनका सम्मान करते हैं। सहनशीलता से समाज में सहयोग की जो भावना है वो पैदा होती है, जिससे समाज में सामंजस्य बना रहता है। इसी प्रकार से सहनशीलता जो आचरण है उसकी सभ्यता में एक अहम जो तत्व है वो दिखाई देता है। सम्मान और स्नेह। तो लेखक ने ये बताया कि सभ्यता एक ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मूल्य सम्मान और स्नेह है। जो समाज में भी सम्मान और स्नेह का जो अभाव है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। जब हम एक दूसरे के सम्मान करते हैं, स्नेहपूर्ण रिश्ते बनाते हैं तो ये समाज में विश्वास और भाईचारे की जो भावना है ना उसको व्यक्त करके मजबूत करता है। इसी प्रकार सम्मान और स्नेह से समाज और सभ्यता की जो स्तर है वो ऊंचा होता है। समाज के प्रति दायित्व। तो आचरण की जो सभ्यता है ना उसमें यही बताया जाता है कि व्यक्ति को अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों का पालन करना आना चाहिए। सब समाज के लोग एक दूसरे के भले के लिए काम करते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए ये प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो समाज की सभ्यता है और जो अधिक सशक्त बनाता है, इसको सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने से समाज में सटीक बदलाव लेकर आता है और हमारी जो प्रगति है उसको भी संभव बनाता है। संस्कार और परंपराएं। तो सभ्यता है ना उसका असली रूप बाहरी आभूषणों और सुविधाओं में नहीं है, बल्कि संस्कारों और परंपराओं का पालन करने में ही आती है। लेखक ने अपने स्पष्ट किया है कि जब हम अपने आदर्श, संस्कार और परंपराओं का पालन करते हैं तो समाज की जो सभ्यता है वो और अधिक मजबूत हो जाती है और समाज में लोगों को एक दूसरे के संस्कार और परंपराओं का ना सम्मान करना चाहिए। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। तो सकारात्मक जो सोच और दृष्टिकोण है उसका हमें पालन करना चाहिए। हमारी एक सभ्यता की पहचान ही है। लेखक ने बताया कि यदि समाज के लोग जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो वो कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। इसका परिणाम स्वरूप समाज में खुशहाली और प्रगति भी बनी रहती है। सार्वभौमिक और वैश्विक दृष्टिकोण। तो आचरण की सभ्यता में हमें यही बताया गया है कि व्यक्ति और समाज को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समाज के लोग जब अपने आचरण को केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सभ्यता को अधिक और समृद्ध बनाती है। वैश्विक सोच से समाज के लोग अपने दायित्व को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में कार्य करने की हमें प्रेरणा भी देते हैं। आध्यात्मिक मानसिक संतुलन। तो निबंध में ये बताया गया है कि सभ्यता का जो महत्वपूर्ण मूल्य है वो आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन है। मानसिक संतुलन से ही है। सभ्यता केवल
भौतिकता में नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन में भी है। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आचरण को सही रखते हैं तो ये समाज में सद्भाव और संतुलन बनाए रखता है। आचरण की सभ्यता, तो इसमें निबंध में ये सिखाता है कि सभ्यता केवल भारी आभूषण और तकनीकी विकास से नहीं होती है, बल्कि इसका जो असली रूप है हमारे आचरण में निहित होता है। यदि हम अपने आचरण में नैतिकता, समानता और सम्मान और सहनशीलता का पालन करते हैं तो ये समाज की जो सभ्यता है ये उसको उच्चतम एक स्तर लेकर जाता है। समाज में अच्छे आचरण को बढ़ावा देने और उसे लागू करने के साथ ही हमें एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की जो स्थापना कर सकते हैं। इससे निबंध के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि सभ्यता का जो निर्माण है वो आचरण से ही होता है। यही आचरण समाज में शांति, समृद्धि और एकता का कारण भी बनती है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निबंधकार के रूप में विद्या निवास मिश्र की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो विद्या निवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने आलोचक, ये एक निबंधकार भी रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक बेहतरीन रचनाएं दी है। निबंध लेखन में उनकी जो विशेष पहचान थी और उनकी लेखनी में न केवल एक गहरी सोच और विचारशीलता थी, बल्कि उन्होंने निबंध लेखन को एक नई दिशा दी है। उनके निबंधों में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत अनुभवों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। विद्या निवेश जो मिश्र उसको देखने को केवल शैक्षिक वो नहीं था, लेकिन बल्कि जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, उनकी जटिलता है, उससे जुड़े रखने के लिए इस लेख में वो हमें उनके निबंध लेखन के जो महत्व है, उनकी जो प्रमुख जो उपलब्धियाँ हैं उस पर चर्चा करते हैं। निबंधकार के रूप में विद्या निवास मिश्र की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? तो गहरी सोच और संवेदनशीलता। तो विद्या निवास जो मिश्र जी हैं उनके निबंध में गहरी सोच और मानवता की संवेदनशीलता है ना, उसका एक अद्भुत संयोजन था। उनके जो लेखन, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक जो व्यक्तिगत समस्या है उसके बारे में गहरी विवेचना की है। ये न केवल भारी घटनाओं पर उस पर ध्यान पे केंद्रित करते थे, बल्कि जीवन की जो आंतरिक जटिलताएं, उनके जो मानवीय रिश्ते हैं ना, उसके ऊपर भी विचार करते थे। संस्कार और संस्कृति की जो परंपरा है उसको महत्व देना। तो विद्या निवास जो मिश्र जी है उनके निबंध में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विशेष स्थान था। उन्होंने भारतीय जो समाज की जड़ें हैं, आदर्शों और मूल्यों का आदर करते हुए आधुनिकता और पश्चिमी जो प्रभाव है उसके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने संस्कृति के जो महत्व है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार पारंपरिक जो संस्कार हैं वो आधुनिक समय में इसके साथ जुड़े हुए हैं। सामाजिक मुद्दों की जागरूकता। तो विद्या निवास जो मिश्र जी हैं इन्होंने अपने निबंध में समाज के जो विभिन्न पहलू हैं उस पर विचार किया है। इन्होंने सामाजिक जो असमानताएं, जातिवाद, महिला अधिकार, शहरीकरण जैसे जो मुद्दे हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि निबंध में समाज सुधार की इसको आवश्यकता है, लोगों को जागरूक रहने की दिशा से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो शैली में सहजता और प्रभाव। तो उनके निबंध की जो शैली है वो बहुत ही सरल, सहज और प्रभावपूर्ण तरीके से होती है। उन्होंने कभी भी उच्च जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं किया, बल्कि भाषा को सरल और पाठक के समझने योग्य में रखा है। इस कारण की वजह से उनके जो निबंध है वो आसानी से जनता के बीच में पहुंच गए हैं और इससे अधिक प्रभावी भी साबित हुए हैं। कला और साहित्य पर विचार। तो विद्या जो निवास मिश्र उन्होंने साहित्य, कला की सौंदर्यता पर विचार किया है। वो मानते थे कि साहित्य और कला समाज के ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिसके माध्यम से समाज के सही और गलत पहलू है उसको उजागर किया गया है। उनके निबंध में कला और साहित्य की जो सृजनात्मकता है उसके बारे में गहरी बातें भी की गई हैं। वैचारिक स्वतंत्रता का समर्थन। तो वे वैचारिक स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने अपने निबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के जो अधिकार है उसको महत्व दिया है। उनका मानना था कि किसी भी विचार को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति के मूल अधिकार में आती है और ये समाज में एक लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान की गहराई। तो उनके जो निबंध में उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। उन्होंने जीवन के जो गहरे अर्थ हैं, आत्मा की जो खोज है, आध्यात्मिक के महत्व पर भी लिखा हुआ है। उनका विश्वास था कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो जीवन को समझने और सही दिशा में चलने के लिए एक आवश्यक है।
रचनात्मकता आलोचना, तो विद्या निवास जो मिश्र है उनके निबंध की आलोचना की शक्ति है उसको भी दिखाते हैं कि उन्होंने न केवल साहित्य कला इस सब की आलोचना की है बल्कि समाज के जो विभिन्न पहलू है ना उसके ऊपर भी अपने दृष्टिकोण जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए। उनकी जो आलोचना है रचनात्मक निर्णय है वो समाज को जागरूक करने में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और समाज के संबंध। तो उनके निबंधों में धर्म और समाज के जो संबंध है उसके विचार को भी बताया कि धर्म के नाम पर होने वाली जो सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं जो आचार विचार है उसके बारे में बताया कि उनका दृष्टिकोण के धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है बल्कि ये समाज के कल्याण और उन्नति के लिए भी एक दिशा निर्देश होना चाहिए। सशक्त भाषा और शब्दों की ताकत, तो विश्व निवास मिश्र जी उनका विश्वास था कि भाषा ही समाज की सोच और मानसिकता को एक आकार देती है। उनके निबंधों में भाषा का जो सही यूज़ है उसका प्रभावी जो भाषा वो देखने को हमें मिलती है जो पाठकों पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ता है। उनका मानना था कि शब्दों के माध्यम से ही विचारों को समाज में प्रभावी ढंग से इसको एक प्रभावी ढंग से इसको पहुंचाया जा सकता है। इसका निष्कर्ष क्या है कि विद्या निवास मिश्र जी ने हिंदी निबंध में एक नया अध्याय जोड़ा है। उनके निबंध न केवल समाज के जो मुद्दे हैं उस पर गहरी समझ प्रदान करते हैं बल्कि पाठकों के जीवन संस्कृति और समाज के प्रति जागरूक करते हैं। उनके निबंध के साहित्यिक और सामाजिक जो महत्व है वो आज भी प्रासंगिक है। वो न केवल एक उत्कृष्ट निबंधकार हैं बल्कि उनके जो विचार हैं उन लेखक ने अपने समाज में सकारात्मक जो बदलाव लाने की दिशा में भी योगदान दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत जो मूल्य है दृष्टिकोण आज भी हमारी जो समाज है उसको प्रेरणा देने के लिए स्रोत बन गए हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी का कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है वहाँ से जाकर आप इसकी उस पर मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। प्राइस 30 रुपीज़ पर पीडीएफ है। अगर आप पीडीएफ नहीं भी लेना चाहते तो इट्स ऑल राइट, आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीड नहीं पड़ेगी पीडीएफ की, लेकिन जिसको लेनी है वो जाकर ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम किस सब्जेक्ट पे बनानी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपका जो बहुत जल्दी आ रहा है तो हम उस सब्जेक्ट पर की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि किस सब्जेक्ट पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के ये बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है, आपको समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे। तब मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका कौन सा सब्जेक्ट का है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।